हमारे YouTube चैनल सिंगापुर संगम हिंदी के साथ साथ आप हमारे Facebook पेज संगम सिंगापुर, ट्विटर हैंडल सिंगापुर संगम, इंस्टाग्राम सिंगापुर हिंदी संगम के साथ साथ सिंगापुर संगम पत्रिका के ईमेल पते sangam.singapore@gmail.com और सिंगापुर संस्था के ईमेल पते singaporehindisangam@gmail.com के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार, सिंगापुर हिंदी संगम की आवाज़ के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। सिंगापुर में पंजीकृत लाभ निरपेक्ष हिंदी संस्था संगम सिंगापुर और सिंगापुर से निकलने वाली पहली हिंदी पत्रिका सिंगापुर संगम की नई पेशकश है सिंगापुर हिंदी संगम की आवाज़। अपनी इस पहल के जरिए हम सिंगापुर में हिंदी को लेकर जो उत्साह है, जो साधना है और जो आयोजन हो रहे हैं उनसे आपका परिचय कराना चाहते हैं। साथ ही हमारा प्रयास है कि हम सिंगापुर में साहित्य, भाषा, कला और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके और विशेषकर युवा वर्ग में इसके प्रति जिज्ञासा और उत्साह को जगा सके। इस कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे सिंगापुर के साहित्यकार श्री राजेंद्र तिवारी सूरज जी से। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जन्मे श्री राजेंद्र तिवारी जी ने आरंभिक पढ़ाई के बाद 8 वर्षों तक भारतीय वायुसेना की सेवा की। उसके बाद उन्होंने वित्तीय प्रबंधन में उच्च शिक्षा प्राप्त की। पिछले 10 वर्षों से सिंगापुर इनकी कर्मभूमि रही है और इन दिनों वे एक बहुउद्देशीय संस्था के एशियान प्रशांत क्षेत्र के वित्तीय निदेशन का नेतृत्व संभाल रहे हैं। साहित्य में इनकी गहरी रुचि है, तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं श्री राजेंद्र तिवारी सूरज जी से। राजेंद्र जी, सिंगापुर हिंदी संगम की आवाज इस मंच पर आपका स्वागत है। आभार रत्ना जी और हिंदी संगम का यह बहुत बहुत आभार। तो आपके व्यक्तित्व में जो वित्त और कवि चित्त का ये अद्भुत मेल है, इसके बारे में हमें आप बताइए। राइट, जैसे हिंदी या हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें मैं अर्थ को सबसे पहले देखता हूं, क्योंकि जब तक अर्थ जीवन में नहीं है, अर्थ का आधार नहीं है, तो बाकी सारे पुरुषार्थ अच्छे नहीं होते। तो मुझे लगता है जो वित्त का जो प्रभाव जीवन में रहा वो आरंभिक दौर से चालू हुआ। जैसे किसान के घर में पैदा हुए तो बहुत सारी चीजें अभाव में देखी जो उस समय इतना नहीं लगती, बट कभी कभी तुलना करनी पड़ती थी किसी और से, तो लगता था कि नहीं है। तो वित्त की खोज वहां से शुरू हुई और मुझे लगता है वही मुझे अपनी जिंदगी की जो चेतना अवस्था का सबसे बड़ा मूल मंत्र बना कि पहले वित्त लाओ। तो मुझे लगता है इसकी आवश्यकता बहुत जल्दी मुझे जीवन में क्लियर हो गई। तो वित्त वहां से आया और पूरी उसकी रीजनिंग ये थी कि माँ बाप को पहला मूल था लाइफ का उद्देश्य कि कविता बाद में लिखो, पहले लोगों को रोजी रोटी सम्मान दो, बाद में कविता लिखो। तो यही मेरे साथ हुआ कि कविता की जो का प्रवेश हुआ मेरे जीवन में बहुत बाद में हुआ। मैंने साहित्य बहुत पढ़ा, बाद में हुआ। वित्त पहले आया, कविता बाद में आई। तो आप कह सकते हैं वित्त मेरी कविता को पहले स्थिरता दे रहा था, दे चुका, तब मैंने कविता लिखना चालू किया। आपको पता है कि आर्थिक सुरक्षा है, तो फिर आपका चित्त जो बड़ा शांत होता है और फिर आप रचनाएं जो बड़े सुकून से कर सकते हैं। और ये मुझे जानने की इच्छा है कि आपको लिखने की प्रेरणा जो है वो किन से मिली? आपके जो पसंदीदा साहित्यकार है, जैसा कि आपने कहा कि आपका साहित्य से विशेष लगाव रहा है, तो ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जिनका आपके मन और लेखनी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है? कभी कभी इसको मैं एक और उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ उत्तर देने से पहले कि लोग बोलते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ या मैं स्वतः बना हूँ। मेरा कहना है कि मुझ में कुछ ओरिजिनलिटी है ही नहीं, क्योंकि जो है वो कहीं ना कहीं से आया है। तो जैसे आपने प्रश्न किया तो दिनकर जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उनको पढ़ो और जितनी बार पढ़ो कुछ ना कुछ गढ़ जाता है अंदर। ऐसे ही एक उर्दू के शायर हैं बशीर बद्र साहब, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका बहुत असर पड़ा। प्रेमचंद कालजयी हैं, उनकी रचनाओं का बहुत असर पड़ा जीवन पे। तो जब इनको पढ़ा तो पहले ही नहीं हो कि मैं इनकी जैसा लिख सकता हूँ, वो चीज तो बहुत
बाद में पनपी कि हाँ मुझे भी लिखना चाहिए, उसके पीछे भी मन में एक आंदोलन हुआ कि लिखना क्यों चाहिए। बट पहला जो था कि साहित्य को समझना, साहित्य की समझ होना, वो पूरी की पूरी तरह से, उसके लिए ये जो मूर्धन्य कवि हैं, लेखक हैं, इनमें बहुत सारे लोगों के नाम लेना बड़ा असंभव सा रहेगा। उन्होंने पहले बताया कि साहित्य होता क्या है। लेखनी का जो बोलते हैं कोपल है या लेखनी का जो अंकुर है, वो बाद में फूटा। तो पूरा का पूरा श्रेय इन गुरुओं को है, जिनका एक दो का मैंने नाम लिया। पूरा उन्हीं, लेखन पूरा उन्हीं का ऋणी है। तो राजेंद्र जी, आप सूरज उपनाम से लिखते हैं, तो इस उपनाम के पीछे की कहानी बताइए कि सूरज उपनाम ही क्यों? इसकी कहानी बड़ी भावनात्मक है, और भावनात्मक इसलिए है कि मेरी अम्मा का नाम सूरज देवी था। और लिखा, अम्मा ने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा। उनका ऐसा रहा कि उन्होंने बिना पढ़ाई किए जो मुझे, मेरे मन में जो सूरज जगाए, आत्मसम्मान के प्रति, औरतों के सम्मान के प्रति, वातावरण के सम्मान के प्रति, घर के सम्मान के प्रति, मुझे लगता है वो जो सूरज उन्होंने अंदर जगाए, उसका तो मैं ऋण कभी उतार ही नहीं सकता, चाहे 7 जन्म हो चाहे 100 जन्म। तो जब मैं लिखने लगा तो मुझे लगा कि माँ इस लेखन में समाहित होनी चाहिए, पिता नहीं लेकिन माँ इस लेखन में समाहित होनी चाहिए। तो इसलिए वो सूरज नाम आया। और मुझे कभी ये इच्छा नहीं थी कि मैं कोई उपनाम रखूंगा, बट मैं चाहता था कि माँ जुड़े मेरे नाम से, और इसलिए वो सूरज नाम जुड़ा मेरे लेखन में। ये बहुत ही सुंदर प्रेरणा थी, और हमें बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपके उपनाम के पीछे इतनी भावनात्मक कहानी है। और ये सच में, मतलब आपकी माँ का नाम जो आपके लेखनी के साथ जुड़ा है, वो आपकी लेखनी को और भी एक ऊंचाई, एक अलग दर्जा देता है। आपने लिखा था कि मैं जब भी हिंदी में लिखने को कलम उठाता हूँ तो मेरी जननी में अपने गीत को गुनगुनाता हूँ, तो मेरी मौसी मेरी उर्दू मुझ पर नाज करती है, और मैं दोनों से ही अपनी अस्मिता को मजबूत पाता हूँ। तो ये जो आप हिंदी में गीत लिखते हैं और उर्दू में नज्म लिखते हैं, तो हिंदुस्तानी जुबान में आप अपनी जो खूबसूरती से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो जादू आप कैसे कर पाते हैं राजेंद्र जी? पूरा का पूरा ये श्रेय तो वातावरण को जाता है। तो मैं आज सोच रहा था कि मैं लिखने की प्रेरणा कहाँ से आती है। मूलभूत प्रश्न ये है। जिंदगी के आसपास जो घुल रहा है, जो घट रहा है, जो बहक रहा है, जो आंसू है, सिसकी है, दर्द है, मुस्कान है, ओस है, बादल है, ऐसा अगर आप कवि की या लेखक की निगाह से ये जब चीजें देखने लगते हैं तो बहुत कुछ प्रेरणा अपने आप विद्यमान है चारों तरफ। जब एक पंक्षी को देख लें या एक चिड़िया को देखे दाना खिलाते हुए, वहीं से कविता जन्म लेती है। क्योंकि कविता क्या है? कविता मेरे हिसाब से वातावरण में ऑलरेडी विद्यमान है। बस प्रयास ये होता है कि उस जो घटित हो रहा है आपके पास, उसको आप शब्दों में ढालकर लोगों की भावनाओं तक पहुंचा दें। कविता का ये कार्य मेरे हिसाब से होता है। तो ये सारी प्रेरणा आराधना जी सब मुझे लगता है वातावरण में आपके आसपास मौजूद है। आपको क्या आपके मन के करीब है, क्या आपके मूल्यों के करीब है, उसके हिसाब से आप लिखते हैं। और उर्दू हिंदी का जो सवाल है, कई बार मुझसे प्राइवेटली या व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों ने पूछा कि आप हिंदी तो बहुत अच्छी लिखते हैं, हिंदी आपकी, जो लोग मुझे प्योर हिंदी में भी सुनते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि ये जो बंटवारा है, भाषाओं का बंटवारा नहीं है, वो गलत है। वो सैद्धांतिक रूप से गलत, चाहे वो तमिल का हो चाहे किसी का हो। तो मैंने ये प्रण बना लिया कि मैं जीवन में भाषाओं के प्रति मैं बंटवारा नहीं करूंगा। अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो मैं उर्दू में भी लिखूंगा। मैं देवनागरी में लिखता हूँ, मैं उर्दू नहीं पढ़ा हूँ, तो मुझे बहुत प्रिय है उर्दू भाषा, और मुझे लगता है कि मैं बिना उसके कोई लेखन कर नहीं सकता। इसलिए विधाओं में नज्म लिखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, जो कई और गुरुओं से प्रेरणा से आई, और मुझे लगता है कि दोनों भाषाएं एक दूसरे के पूरक है। जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। और आप राजेंद्र जी साहित्य के अलग अलग विधाएं, जैसे कि नवगीत हैं, नज़में हैं और तुकांत, इनमें लिखते रहते हैं और लगातार पढ़ते और सीखते भी रहते हैं। तो इतनी व्यस्तता के बावजूद इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप? एक हिंदी की कोट है जिसमें कहा, किसी ने, मुझे नाम नहीं याद है किस विचारक की है, उन्होंने कहा था कि अ बिजी मैन हैज टाइम फॉर एवरीथिंग।
तो व्यस्त होना बहुत लाजमी है, बट आप व्यस्त कहाँ हैं वो इम्पोर्टेंट है। और मैंने अपने जीवन के कुछ 3 या 4 पहलू निश्चित कर लिए कि अब मुझे इन पे ही काम करना है। इस पड़ाव में उम्र के ज्यादा खेलता नहीं हूँ, बस आधा घंटा मुझे एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए, व्यायाम करने के लिए, जो मेरा रेगुलर हिस्सा, जिससे मैं स्वस्थ रहूं। उसके बाद परिवार, बच्चे, बीबी के लिए थोड़ा समय, और 7 या 8 घंटे में अपने काम को देता हूँ। मैं वित्तीय प्रबंधन करता हूँ एशिया पैसिफिक रीजन का, वो बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद का जो समय है, इन दिनों में एटलीस्ट 2-3 महीने से, जब से लॉकडाउन चालू हुआ, मैं कम से कम 4 या 5 घंटे इस कार्य के लिए निकालता हूँ, जिसमें मैं किसी को पढ़ता हूँ। जैसे आजकल मैं गीत चतुर्वेदी को पढ़ रहा हूँ। मैंने एक राजर्षि करके, गौतम राजर्षि हैं, उनको भी बीच मैंने उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ी। और एक बहुत अच्छे गद्य के लेखक हैं, अपने आप जानती होंगी, नरेंद्र कोहली जी। उनको मैंने पढ़ा इस बीच। तो मुझे लगता है कि आपकी व्यस्तताएं किस चीज पे है वो निर्भर करता है। मुझे लगता है मैं व्यस्त बहुत हूँ, लेकिन मैं अपनी व्यस्तताएं 3-4 चीजों पे फोकस कर लेता हूँ, और उससे मुझे थोड़ी सहूलियत मिल जाती है लिखने के लिए। शायद लॉकडाउन ने काफी मदद की है। जी जी, और लगता है प्रबंधन का आपका जो अनुभव है वो आपके समय प्रबंधन में भी आपको बहुत सहयोग दे रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मतलब करीब 20-22 साल हो गए कॉर्पोरेट लाइफ में, 8 साल एयरफोर्स, करीब 30 साल की वर्किंग लाइफ हो गई मेरी, अगर मैं पूरा देखूं, जिसमें मैं एक्टिव रूप से काम कर रहा हूं। और उस दौरान अब इतना समझ में आ गया ना कि कार्य एक साधन है, साध्य नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है। इसके साथ अध्यात्म का भी मैंने करीब 5-6 साल से जो अध्यात्म पे मैंने पढ़ाई की, महाभारत, योग वशिष्ठ, और खासतौर पर भगवद गीता का जो मैंने अध्ययन किया, उससे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गुत्थियां सुलझ गई। तो अब ये ऊहापोह नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, इससे मदद मिलती है, इससे भी। जी, आपने अभी वायुसेना का जिक्र किया, और आपने इसके पहले कहा भी कि जिंदगी जो है एक हमारी सबसे बड़ी पाठशाला है, और जो हमारे अनुभव है वो हमारी, और जो अनुभूतियां हैं वो हमारी लेखनी को समृद्ध करती है। तो अभी मैंने एक कविता सुनी थी आपकी, जो आपने एक माँ के नजरिए से लिखी थी, जो अपने हृदय पे हिमालय सा भार रखकर अपने फौजी बेटे को विदा कर रही है, और आपका स्वयं का भी अनुभव रहा है 8 सालों का वायुसेना में। तो क्या वो जो कविता है उसमें आपके अपने निजी अनुभव भी निहित थे? बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे वो कविता मैंने लिखी एक मेजर अनुसूद है। जब मैं बता रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे के भाव थोड़े अलग हो रहे हैं। उनकी मृत्यु का समाचार आया, और मैंने विजुलाइज किया कि मैंने जब एयरफोर्स में मैं जॉब करता था, और मेरी पोस्टिंग एक बार आसाम में हुई थी, जब मैं अपनी माँ को छोड़ कर जा रहा था, चाइना बॉर्डर के आसपास था मैं, तिनसुकिया करके एक जगह है, वहां पर मैं पोस्टेड था उस समय। बिल्कुल ऐसी की ऐसी फीलिंग्स होती थी, क्योंकि कई बार मेरे एक्सीडेंट हुए थे। उस समय आतंकवाद आसाम में चल रहा था, तो बहुत डर लगता था। ऐसा नहीं था कि मुझे मरने से डर नहीं लगता था। जब माँ मुझे छोड़ती थी, विदा करती थी, तो मेरी माँ मेरे को, जब मैं घर से निकलता था तो माँ सामने नहीं आती थी। माँ मेरे से मुंह फेर लेती थी, बोलती थी अब तू जा। और जब वो सीन आता था तो वो कविता बिल्कुल जस्ट दिल से निकल गई, मैंने एफर्टलेसली निकल गई कि ये गमन तेरा मेरे सुत, जीव मेरा जीवन भर। और ऐसे कई बार हो जाता है। तो जब कविता, जैसे आपने कहा ना आरंभिक तौर में, कविता आपके अंदर बसी हुई है जी, बस आप शब्दों से उसे ढाल दे तो भावना तो अंदर रही है, आंसू तो अंदर रही है। तो ये समय इतनी वेदना हुई कि उस वेदना ने मुझे अपने अनुभवों में अपनी माँ से मिलाया, और फिर मैंने उसी तरह से लिख दिया उस चीज को। मुझे आपके जीवन का कुछ ऐसे अनुभव के बारे में जानने की जिज्ञासा है जिनका आपकी लेखनी पर सबसे ज्यादा गहरा असर पड़ा है, क्योंकि कुछ कविताएं ऐसी जिसमें कि गांव के खेत खलियान, कभी गांव के बगीचे, कभी गांव का तालाब, तो कभी कुछ जो गांव की हरितिमा है, वो सारी चीजें आपकी लेखनी पर बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। तो ऐसी कौन सी कुछ घटनाएं होती हैं जिनका आपके मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है, जैसे कि आपकी वायुसेना का अनुभव रहा है, या फिर आपका जो बचपन का रहा है, कोई एक ऐसा कोई संस्मरण हमसे आप साझा कर सकते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल, जब आप गांव में रहते हैं मूलतः, तो मैं अब गांव भी बदल गए हैं,
जब मैं गांव में था तो गांव घर कच्चे होते थे, छप्पर होती थी, छप्पर के बहाने कितनी सहयोगिता होती थी, गांव का प्रारूप अलग था। तो अब मैं जिस रूप में गांव देखता हूँ वो गांव ऐसा नहीं है। अच्छा है बुरा है इसका मैं निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन नहीं है। तो गांव में 17-18 साल का जो गांव में समय बीता एयरफोर्स में जाने से पहले, उस दौरान बहुत सारी यादें हैं, जैसे खेतों पे जाना, बारिश ना होना, सूखा पड़ना, हरा धान काटना, उसको आके खिलाना बैलों को, भैंसों को, जानवरों को चराने ले जाना। जब आपसे बताता हूँ मेरी छुट्टियां क्या होती थी, एक किसान के बेटे की छुट्टी क्या होती थी। मैं कभी यूपी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, बट कभी ताजमहल या मथुरा घूमने नहीं गया। मेरे पिताजी जिस दिन मेरा स्कूल समाप्त होता था, 6वीं 7वीं में जब पढ़ता था, 4 भैंसें थी, 2 गायें थी, उनको मतलब लेके आप जाओ, चराओ, और दोपहर पूरा जेठ मई जून में आप चढ़ा छुट्टियों में उसका वापस लाओ। ये सब खेत देखे, गांव देखा, गांव के आसपास पेड़ पौधे, इनसे सबसे मेरा एक रिश्ता बन गया। हर चीज एक संस्मरण है। अगर आप बोले तो मैं आम पे एक चीज बताऊंगा आपको, महुए के पेड़ पे बताऊंगा, या तालाब पे बताऊंगा। अब ये चीजें अब मैं जाता हूँ तो मुझे थोड़ा विकल कर देते हैं, वेदना से भर देते हैं, क्योंकि मैं अब उस रूप में जीना चाहता हूँ, उस बचपन में जाना चाहता हूँ, नहीं जा पाता हूँ क्योंकि वो सब बदल रहा है। तो ये सब नज्मों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ईश्वर ने थोड़ी सी प्रेरणा दे दी तो निकल जाता, तो दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है। बट संस्मरण तो बहुत सारे आराधना है, शायद उनको 1 घंटे में कवर करना मुश्किल। जी, मैं समझ सकती हूँ। ऐसा कभी होता है कि आपकी लेखनी में जो चीजें हैं जिनके साथ आप जुड़ाव महसूस करते हैं, या फिर हम जैसे लोग जिनकी पृष्ठभूमि रही है या जो जानते हैं, जिन्होंने देखा है करीब से, वो महसूस कर पाते हैं, और जो आपकी युवा पीढ़ी है, अगर आपके क्या वो इससे मतलब वो जब इन चीजों को पढ़ते हैं, या फिर आपका बेटे हैं, तो जब वो पढ़ते हैं तो कितना उससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं? उनको लगता है कि ये कहानी क्या हमने देखी है? क्योंकि उनके लिए जो ग्रामीण जीवन है शायद उनके लिए एक टूरिज्म की तरह है कि वो 1 दिन या 2 दिन के लिए अपने नानी गांव या दादी गांव जाते हैं, देखते हैं, वापस आते हैं। तो कितना आसान है उनके लिए रिलेट कर पाना, और कितनी संवेदनाएं जो वो समझ पाते हैं, क्योंकि अब कुछ लोग हैं जो अपनी युवा पीढ़ी में, अपनी अगली पीढ़ी में भी उस विरासत को, उस संवेदना को जगाने की जो है कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है आज की स्थिति को देखते हुए। और लेखन या इसको सीरियसली अडॉप्ट करने, गंभीरता से अपनी लेखनी को लेने के पीछे 2 कारण थे। एक कारण आपने उद्घृत किया कि इस पीढ़ी को आप किस रूप में अपनी विरासत पासान करेंगे, किस रूप में उन तक पहुंचाएंगे। लेखनी बहुत बड़ा माध्यम है, उसकी ताकत बहुत अमूल्य है। तो मैंने उस ताकत को समझा, तो इसलिए मैं लिखने लगा। दूसरा था भाषा के प्रति लोगों का अलगाव। मैं देखता हूं कि एक फेसबुक पोस्ट होती है, एक गांव की बच्ची करती है जो 10वीं में पढ़ती है, उसका है पोस्ट जन्मदिन के बारे में। वो हिंदी में नहीं लिखती, वो पोस्ट अंग्रेजी में लिखती है। गांव के छोटे बच्चे जो फेसबुक पे हैं, उस पोस्ट पे हिंदी में, अंग्रेजी में कमेंट्स करते हैं। मैं सोचता हूँ कभी अंग्रेज कोई बच्चा ऐसा करेगा कि हिंदी में अपनी पोस्ट लिखे? शायद ऐसा नहीं होगा। इससे बड़ी वेदना हुई। तो लिखने के पीछे तो मैं कोशिश करने लगा कि मैं अपने सारे मैसेजेस, सारे संदेश, व्हाट्सएप, मेरी स्टेटस, फेसबुक, पूरा हिंदीकरण होगा। इसलिए नहीं कि मैं किसी भाषा से अलग हूँ, मैं प्रभावी इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, लेकिन बोला कि मेरी जो पहचान के बारे में बात करता हूँ, तो इससे काफी असर पड़ा। करीब 400-500 लोगों को मैं जानता हूँ जिनको मैंने प्रभावित किया। उन्होंने बोला, रही बात कि कैसे लोग पहचानते हैं, हाँ, ये चुनौती जरूर है कि अब मैं जो गांव के बारे में महसूस करता हूँ, अपने तालाब के बारे में, पेड़ के बारे में, दादी के बारे में, ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो देखा नहीं है, उन्होंने वो जिया नहीं है। इसके लिए आपको कुछ नाटक नहीं करना है। मैं अपने बच्चों को जब गांव ले जाता हूँ तो उन्हें उन चीजों से परिचित कराता हूँ, उनके त्याग से परिचित कराता हूँ, अपनी कविताएं सुनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आपकी बातों से ज्यादा आपके कर्म में विश्वास करते हैं, आपका आचरण देखते हैं। जब वो मुझे देखते हैं कि मैं अपनी दादी के लिए पूजा करता हूँ, मैं अपनी माँ के लिए रोज आरती करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो विरासत कहीं जाया नहीं जाएगी।
जी, आपने बहुत सही कहा और यही जो है हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और जिसके बारे में आपने भी कहा कि हम युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ें, अपने लोक संस्कृति से भी, भाषा से भी और साहित्य से भी। तो इस अभियान से जितने लोग जुड़े हुए हैं सिंगापुर में, उनमें एक अग्रणी नाम आपका भी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि सिंगापुर में जब हिंदी के प्रति जो भी कार्यक्रम है या जो भी संस्थान है, जैसे सिंगापुर संगम से आपका जुड़ाव कैसे रहा और जो उनके जितने कार्यक्रम हुए हैं उन सब में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अपने जुड़ाव के बारे में, सिंगापुर संगम से अपने लगाव के बारे में, अपने अनुभव के बारे में हमें कुछ बताइए। मैं एक और नाम लेना चाहता हूँ कि ये आपसे मेंशन है कि लिखना पीछे छूट गया था, कहीं ना कहीं उसको चिंगारी चाहिए। लेखन अंदर था, शब्द भी थे, ऐसे कभी कभार तुकबंदी कर लिया करता था। ममता सिंह एक नाम है। एक बार उन्होंने आयोजन किया, प्रतियोगिता की, उसका नाम था प्रेरणा अवार्ड्स हिंदी का, और उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि राजन तुम पार्टिसिपेट करो, उसमें आओ। तो मैंने गया, कुछ कविता लिखी, मुझे वहां पर पहला वो मिल गया अवार्ड। फिर मैंने उसके बाद सोचना चालू किया कि अब ये मिल गया, अब तो लिखना पड़ेगा। तो वहां से थोड़ा सा चिंगारी चालू हुई। इसी तरह से संगम, जब संध्या जी ने संगम के बारे में जो सिंगापुर संगम की बात की, तो जितने भी उनके प्रोग्राम आए, जो भी उन्होंने कार्यक्रम किए, मुझे लगा कि मैं उस संस्था को मजबूत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ। इसी तरह से और जो प्लेटफॉर्म्स आए, तो उनसे सबसे जुड़ाव इसलिए रहा कि मुझे लगा कि ये सारे जो अवसर हो रहे हैं, ये शायद विधाता, मेरा आराध्य, मेरे लिए प्रदत्त कर रहा है, प्लेट में दे रहा है कि यू नो व्हाट, आप लिखना चाहते हो ना, मैं आपको देता हूँ। आप गाना चाहते हो ना, मैं आपको ये अवसर, ये मंच देता हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दिल से, जिनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस चीज को मतलब एक मंच दिया। इन चीजों का नेतृत्व करने का मुझे समय नहीं था कि मैं अपना एक मंच बनाऊं या कुछ करूं, बट अगर एक मंच मिल चुका तो वहां जाके कहने की बात आसान हो गई। तो इन सब मंचों ने मुझे बनाया। मैंने इन मंच को शायद कुछ ज्यादा नहीं दिया होगा, लेकिन इन मंचों के कारण मुझे बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ अंदर से आया कि लिखो, अच्छा लिखो। आपके जीवन में आध्यात्म का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कह ले तो आपके जो आध्यात्म है वो एक अलग तरह की संवेदना जगाती है और आपको अलग स्तर पे लेके जाती है। तो जो लेखनी है उस पे भी जो है एक तरह की कह सकते हैं कि वो समृद्ध को बनाती है और उसे बहुत मैच्योर करती है। तो आपको कितना लगा, आपने कहा कि पिछले 8 साल से 7 साल से आप जुड़े आध्यात्म से, तो उसके पहले का और उसके बाद का जो आपका लेखन रहा है या फिर आपके व्यक्तित्व में कितना असर रहा है और कितना अंतर दिखा? बिल्कुल। तो जब पूजा पाठ की शुरुआत होती है कर्मकांड से, जो कि हर घर में, सनातनी घर में होता है, दादी सब लोग आपको बताते हैं और आप करते हैं, आरती, हनुमान चालीसा वहां से शुरू होता है। वो एक पद्धति, वो एक मुझे लगता है कि वो एक काखा गाघा है, वर्णमाला है, वो आप पढ़ते हैं, फिर आप शब्द बनाना चालू करते हैं। जब आप लेखनी उठाते हैं तब लेखनी तभी उठती है अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपके अंदर ये सब चीजें विकसित हो चुकी होती हैं। तब जब आप मतलब अध्यात्म उस स्टेज पे आता है जब आपको आपका आंतरिक जो वैल्यू सिस्टम है, जो बाहर से आपका संबंध है, आत्मा परमात्मा का जो भेद है, वो सॉर्ट आउट हो जाता है। फिर आप कर्मकांड में नहीं बनते, तो इससे एक उन्मुक्तता आती है। तो मैं कोशिश करता हूं, इस अध्यात्म ने क्या दिया कि आप मौलिक तौर पे ईमानदार होने लगते हैं लेखन के प्रति। एक एक्सेप्टेंस ये आ जाता है कि आपका काम है लिखना। कहीं किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, कभी 3 लाइक्स मिलती, कभी 300 मिलती हैं, किसी को 1000 मिलती हैं। ये सब बड़ा क्या बोलते हैं, मन में सॉर्ट आउट, हिंदी का शब्द नहीं मिला, बहुत सुधर जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है कि ये सब चीज बिल्कुल उस चीज से लिंक नहीं है। तो प्रशंसा का भाव थोड़ा बहुत कम होने लगता है और आप लेखन के प्रति ईमानदार हो जाते हैं जी। और आप सृष्टिगत लेखन लिखते हैं, जो पूरे ओवरऑल सिस्टम के साथ, जो कि मेरे हिसाब से अध्यात्म का मतलब कि आप धर्म है, यूनिवर्सल जो रूल्स हैं उनको समझना कि वायु क्या है, उसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, धरती क्या है, प्राणियों के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, राइट। तो ये सब सॉर्ट आउट होने से क्या होता है कि आपका जो लेखन है वो बिखरता नहीं है। फिर आप एक
एक सही दिशा में आपका लेखन जाता है और ईमानदारी आ जाती है। मुझे ऐसा एहसास करता, बट ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जी, कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं जो प्रकाशित हुई हैं, तो ये चुनना मुश्किल है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि इनमें सबसे पसंदीदा रचनाएं आपकी कौन सी हैं, और क्या उनकी कुछ पंक्ति आप हमारे साथ साझा करेंगे? बिल्कुल साझा करता हूँ, लेकिन छपवाने के मामले में थोड़ा गरीब हूँ। अभी थोड़ा चालू किया, जैसे कुछ सिंगापुर संगम में कुछ प्रकाशित हुई, कुछ एक पल्लवन करके एक ग्रुप है, एक मैगजीन है जो हमारे हिंदी परिवार टोस्ट मास्टर से हम लोग निकालते हैं, उसमें कुछ हर महीने दूसरे तीसरे महीने आती है, उसमें कुछ छपी। अभी कुछ गर्भनाल में जो एक साहित्य की एक बहुत बड़ी सम्मानित कहूंगा पत्रिका, उसमें भी कुछ रचनाओं को शामिल किया गया। अब तो मैं इसके पीछे थोड़ा सा एक गुरु मुझे मिले, उन्होंने बोला कि राजेंद्र, छपाक की बीमारी से बचना है। वो छपाक की बीमारी है कि आप लिखने पे ध्यान दो। आपकी अगर रचना में दम है ना, तो वो कहीं ना कहीं से निकाल ली जाएगी। रचना में वो होना चाहिए कि लोग बोले कि मैं इसे प्रकाशित करना चाहता हूँ। लिखो, लिखने पे ध्यान करो, सुनाओ, छपेंगे। इसलिए मैंने अपना जो संकलन है जो प्रकाशित करने का, उसको भी थोड़ा रोका कि आप पहले आप अपने को अपनी औकात समझ लो कि आप कहाँ खड़े हो। मूंगफली बेचने वाला छपवाना चाहते हैं कुछ और, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको कम किया। बट हाँ, प्रकाशित होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, अब पहुंच रहा है। एक दो कुछ रचनाएं हैं जो मतलब शायद 200-250 के आसपास मैंने लिख चुका हूँ, बट कुछ रचनाएं हैं जो दिल के बहुत करीब हैं ऐसे, और बहुत सारी तो याद भी नहीं है। बट एक रचना है जो गांव से जुड़ी है, एक नज्म है। वो ऐसी है कि मैं अपने गांव की गलियों में बचपन ढूंढ लेता हूँ। मैं अपने गांव की गलियों में बचपन ढूंढ लेता हूँ। मैं अपने घर के दरवाजों में दर्पण ढूंढ लेता हूँ। मेरा मन दुखने लगता है शहर की बेवफाई से। मेरा मन दुखने लगता है शहर की बेवफाई से। मैं घर की नीम की आंगन में मधुबन ढूंढ लेता हूँ। वाह। मेरी अम्मा अभी भी घर के आंगन में महकती हैं। मेरी अम्मा अभी भी घर के आंगन में महकती हैं। मैं उनकी लोरियों में अपनी धड़कन ढूंढ लेता हूँ। और इसकी अंतिम पंक्ति है, मेरी दादी का सुरमा। मेरी दादी का सुरमा मेरी आंखों में बसा है यूं। दुआएं याद करके अपना मरहम ढूंढ लेता हूँ। वाह। मैं अपने गांव की गलियों में बचपन ढूंढ लेता हूँ। मैं अपने घर के दरवाजों में दर्पण ढूंढ लेता हूँ। बहुत बहुत सुंदर। और आपकी 250 जो रचनाएं हैं उसका संकलन आप प्रकाशित कराइए। और जो छपास की आपने कहा था कि वो का रोग नहीं लगना चाहिए, बात तो आपकी सही है। ये बात कई लोगों ने, कई सारे जो नए उभरते हुए हैं साहित्यकार, उनको एक सलाह के तौर पर दी है। लेकिन हमारी सलाह और शुभकामनाएं रहेंगी कि आप जल्दी से जल्दी अपनी काव्य संग्रह जो है उसे प्रकाशित कीजिए। और सिंगापुर संगम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम प्रतीक्षा करेंगे आपके काव्य संग्रह की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जाने के पहले अगर आप नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ने के लिए कोई संदेश देना चाहें। सिंगापुर हिंदी संगम और का बहुत बहुत आभार। रत्ना, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने बढ़िया तरीके से साक्षात्कार किया, ये मुझे अवसर दिया अपने बारे में बताने के लिए। नई पीढ़ी के लिए मेरा निवेदन, मेरी सलाह यही रहेगी कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को समझें, थोड़ा प्रयास करें। इसमें थोड़ा समय लगता है और उसकी सबसे बड़ी समझ बोली से आती है। तो अपनी बोली को जब आप पकड़ेंगे तो उसमें त्योहार आते हैं, उसमें रंग आते हैं, उसमें भाव आते हैं, उसमें अच्छे अच्छे खाने, बहुत सारी चीजें हैं। तो भाषा सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ बोलते हैं ना, भाषा इज मीडियम टू कम्युनिकेट, दैट इज रॉन्ग फॉर मी। मेरी जो मातृभाषा है वो मेरी अस्मिता है, मेरा डीएनए है, उसी से मैं बना हूँ। क्योंकि उस भाषा से मेरे अंदर बहुत कुछ आता है जो शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। ऐसे ऐसे शब्द हैं तो जिनका
जिनका लिटरल मीनिंग आप पा नहीं सकते, तो मेरी एक ही गुजारिश रहेगी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देश और अपने समाज से जुड़े, उसमें थोड़ा प्रयास करेंगे तो मजा आएगा और वो आनंददायी सफर होगा। आपको बहुत बहुत आभार राजेंद्र जी, सिंगापुर हिंदी संगम की आवाज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आराधना जी। हमारे YouTube चैनल सिंगापुर संगम हिंदी के साथ साथ आप हमारे Facebook पेज संगम सिंगापुर, ट्विटर हैंडल सिंगापुर संगम, इंस्टाग्राम सिंगापुर हिंदी संगम के साथ साथ सिंगापुर संगम पत्रिका के ईमेल पते sangam.singapore@gmail.com और सिंगापुर संस्था के ईमेल पते singapore hindi sangam@gmail.com के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं।